सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप सभी कैड कहते हैं। कैड के नाम से जो प्रचलित सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के, उसके हम मैराथन क्लास को लेकर के आ गए हैं। समझ में आ गई बात? तो मैराथन क्लास के अंतर्गत जैसा कि मैंने एनर्जी कंजर्वेशन का भी कराया था, कुछ लोगों ने देखा होगा आप सभी में से ही, उसमें सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ही जा रहा था। यानी मुझे जो पता है कि 2024 में आएगा उसके तरफ ही जाऊंगा। मैं पूरी तरीके से वन शॉट रिवीजन इस तरीके से नहीं कराऊंगा कि मैं आप सभी को पूरी तरीके से पढ़ाऊं। समझ में आ गई बात? तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको PYQ पेपर मिलेगा। PYQ पेपर जो मिलेगा वो लास्ट के 2 से 3 सालों का मिलेगा, जहां से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपने पेपर को एनालिसिस करना है। और आने वाले कुछ दिनों, चाहे आप फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे तो आपको वहीं से मिलेगा। और फाइनल ईयर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं अगले साल। अभी थोड़ा सा समय है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी वहीं पर मिलती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन का पेपर दिया और वो भी पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, वैसे ही आपका कैड जो है वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं तैयार है और इसमें किसी तरीके से 17 आ जाएं, किसी तरीके से 20 आ जाएं, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं जब फोर्थ सेम में था तो मेरी भी थोड़ी सी कंडीशंस यही थी। कॉन्फिडेंस जो है अप नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी कैड में 40 नंबर आए। और ये बता दूं कि कैड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर नंबर ज़्यादा आते हैं। अब क्या है इसका रीज़न मुझे खुद नहीं पता। अगर ये बात आप सभी को थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो मेरी इस बात को आप कहीं पर नोट करके रख लेना। और जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका पेपर कैड का ख़राब भी गया होगा, फिर भी आपके नंबर 35, 34, 32, 38, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नंबर आते हैं। तो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, छोड़ना एक भी नहीं है, लिखना है। मेरे 2 क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं पता था, उसके बारे में कुछ नहीं पता था और मैंने लिखा और 40 नंबर मेरे आए हैं। तो बिल्कुल उस पर भी नंबर मिला है। उस पर अगर नंबर नहीं मिला होता तो डेफिनेटली 40 नंबर नहीं आते। समझ में आ गई बात मेरी? चलिए, तो डरना नहीं है, बस उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करना है जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। देखिए, आपको एनालिसिस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हो, तो जब कंजर्वेशन वर्ड जुड़ा है तो आपके 50% क्वेश्चन जो होंगे वो कंजर्वेशन यानी किसी चीज़ को, एनर्जी को कंजर्व करने को लेकर के होंगे। आपने भी आज पेपर देखा होगा, बॉयलर में किस तरीके से एनर्जी कंजर्व करते हैं, आपके कूलिंग टावर में किस तरीके से करते हैं, मोटर में, ट्रांसफार्मर में। तो यही चीज़ मैं समझाया था एनर्जी कंजर्वेशन में। तो आज है कैड की बारी। तो कैड में पहला तो कैड और दूसरा कैम। जैसा कि आप सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कैम और कैड दोनों पढ़ रहे हो। तो कैड और कैम दोनों आपके एग्जाम में 100% आएगा, नोट कर लो। तो क्यों ना 10 नंबर पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग करके, कैड एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता है। कैड का सॉफ्टवेयर का जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। और कंप्यूटर के अंतर्गत उपयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी डिज़ाइन को बनाना, उसमें परिवर्तन करना जो पहले से डिज़ाइन बनी है, और उसका एनालिसिस करना कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितना इसका डेप्थ है, कितना इसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ठीक है, करना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड कहलाता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर अब यूज कहाँ पर करना है, जैसे कि आप कैड के बारे में लिख रहे हो तो कंप्यूटर का उपयोग करके किसी डिज़ाइन को बनाना, हाईलाइट कर दिया, परिवर्तन करना, हाईलाइट कर दिया, और विश्लेषण करना, हाईलाइट कर दिया। भाई साहब, ऐसा बस करने से ही ना मैं बता दूं कि आपके +5 फिक्स हो जाते हैं। जी हाँ, ये मेरा ट्रिक आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। अपने जूनियरों को भी बताते रहना और फाइनल में यूज करना, जहाँ पर आपको पूरे 100% नंबर मिलते हैं। वैसे फाइनल ईयर में आकर के बच्चे बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं,
खास करके 6th सेम में, जैसा कि मैं भी थोड़ा हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिन्हें हम कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको अगर लगता है कि कैड सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूं वो एक ही है, नहीं, बहुत सारे हैं। आपने सुना होगा ऑटो कैड, कैड सेंटर, है ना, सबका अलग अलग है। कुछ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि 1 साल उनके मार्कशीट के ऊपर फ्री में मिलते हैं, उसके बाद जैसे मुझे भी कैड ऑटो कैड ने दिया था, उसके बाद वो हट जाता है। तो और भी दूसरे से लॉगिन कर लेता है आदमी, क्योंकि स्टूडेंट का तो ऐसे कोई ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो मैं बता रहा हूँ, इसको एग्जाम में लिखना है भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ तो लिखना होता है। 2.5 पेज कैसे आपका कंप्लीट होगा? ऐसे ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में 5-5 लाख तक के कैड सॉफ्टवेयर आते हैं। हाँ, 5-5 लाख तक के कैड सॉफ्टवेयर, और एक लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे स्पॉन्सर नहीं लिया जाता किसी का कि मैं भैया MRF टायर का जो प्रमोशन कर रहा हूँ 1 साल के लिए करूँगा, 11 करोड़ लूँगा, उस तरीके से 5-5 लाख रुपए आपके, इस तरीके से आपके कैड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे बेहतरीन डिज़ाइन बनाई जाती है। क्योंकि आपके CNC जो मशीन होते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होती है, उसमें 2 चीज़ों का यूज होता है, एक आपके कैड और एक कैम, जो कि सिम के दोनों पार्ट हैं। कैड के थ्रू हमने डिज़ाइन करा और उसको क्या किया, अपलोड कर दिया CNC मशीन के प्रोग्राम में, जो कि MCU जो होता है वो रीड करता है, ठीक है, मशीन कंट्रोल यूनिट। और कैम जो होता है, कैम सॉफ्टवेयर की वजह से उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब कब कौन सा टूल आगे आएगा, कब कौन सा टूल पीछे जाएगा, ये CNC मशीन 6th सेमेस्टर में भी देखोगे। तो ये दोनों का रूप जो होता है मिला करके किसी प्रोडक्शन को तैयार करता है। तो पहले हम कैड के बारे में जान रहे हैं। इसका उपयोग जो होता है ये डिज़ाइन करने के लिए होता है। इनका उपयोग करके डिज़ाइन करने वाली व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, या डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। बढ़िया से लिखना है, बढ़िया से, ठीक है, या अच्छे दस्तावेज निर्मित कर प्रभावी विचार विनिमय किया जा सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेटाबेस बनाया जा सकता है। कैड का आउटपुट पाया इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के रूप में होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटराइज यूज्ड है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में ही होगा, और इसका हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जो हम बनाते हैं कैड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, उसको हम प्रिंट आउट निकाल करके जो सामने वाली कंपनी है जिसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको हम दिखाएंगे, उसको संतुष्ट करेंगे, फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो कैड के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। उद्देश्य पूछे, लाभ पूछे, आपको लिखना यही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। चाहे उद्देश्य आपसे पूछे, चाहे लाभ पूछे, आपको लिखना यही है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें लाभ नहीं आ सकता। अभी जो मैं थ्योरी बताया उसमें से लाभ नहीं निकाल सकते, या उसमें से उद्देश्य नहीं निकाल सकते। भैया आपको आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि मैं आपको एक पॉइंट बना कर दूँ। जब आप एग्जाम में बैठो तो खुद से आपको पॉइंट निकलना चाहिए। समझ गए बात? चलिए, डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, डिजाइन के आंकड़ों को सुरक्षित करना है, डिजाइन के आंकड़ों में सुधार करना है, और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में वृद्धि करनी है, और उसके साथ उसकी दक्षता भी बढ़ जाएगी। भैया अगर हम कम समय में किसी काम को कर रहे हैं तो आपकी दक्षता ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अब कैड का यूज जो है, पहले ड्राइंग हम अपने पेपर पे करते थे। जब ड्राइंग पेपर पे करते थे तो बहुत समय लगता था, वहाँ पर मिटाने में दिक्कत होती, तो बहुत सारी एरर आती। अब डायरेक्ट सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है तो प्रोडक्शन में भी वृद्धि हो जा रही है, उसके साथ साथ ही दक्षता यानी उसकी इफ़िशियंसी है, कम समय में तैयार हो रहा है, और फिर वो उस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट भी तैयार होकर आएगा, ठीक है। और आपका जो भी मशीनिंग प्रोसीजर है उसमें भी बिल्कुल एकदम फिनिशिंग आएगी, और प्रोडक्शन जो जहाँ पर हो रहा है उसके लिए डाटाबेस भी तैयार करता है कि कितना आगे हमको प्रोडक्शन तैयार करना है, अभी कितना और बाकी है। ये चीज़ आपके कैड के द्वारा हो जाता है, ठीक है। कैड का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी पूछता है। जिसे कैड आपसे पूछा तो कैड में आपको चार चीज़ें लिखनी है। पहले तो कैड का ओवरव्यू लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, फिर पॉइंट बनाकर के लाभ भी लिखना है, और फिर कैड के एप्लीकेशंस लिखना है। इतना करने से 5 नंबर बन जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है? एरो स्पेस एप्लीकेशन में होता है, लेआउट ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग एवं सब असेंबली ड्राइंग। जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए वो आज रात 12 बजे के पहले नोट्स को ले सकते हैं। उसके बाद मैं सुबह नोट्स नहीं दूंगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। रात 12 बजे तक अगर नोट्स लेते हैं आप सभी तो आपको ये 49 रुपीज़ में नोट्स दे दिया जाएगा। आप कहाँ पर मिलेगा आपको वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 93690419, ठीक है, 41920 पे आपको क्या करना होगा, मैसेज कर लेना होगा, मैं आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप आज के ही रात ले लेंगे जिससे सुबह तक पढ़ाई कर सकें, ठीक है।
अगला है केमिकल एप्लीकेशन, क्योंकि थ्योरी है रट सकते हो जिससे आप नोट से लेकर के, ठीक है। केमिकल एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज होता है, सेम कंडीशन है, प्रक्रिया योजनाबद्ध, प्रक्रिया संयंत्र लेआउट, संरचनात्मक विस्तार जो है सिविल में देख सकते हैं, निर्माण बनाना, सड़क का उपयोग करना, विद्युत में कहाँ कहाँ सर्किट बोर्ड में यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपके बहुत सारे डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो, मैकेनिकल में पार्ट ड्राइंग असेंबली के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और कैड के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप सभी के जो भी इंजीनियरिंग चल रहे हैं वहाँ पर प्रोडक्शन की जो रेट है वो बढ़ सकती है, डिज़ाइन में बदलाव करना आसानी हो जाता है। ड्राइंग पेपर पे क्या करता था, मिटाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर तुरंत आप सभी इसे एरर को सही कर सकते हो, तो डिज़ाइन में बदलाव आसानी से हो जाता है। समय की बचत होती है किसी भी चीज़ करने में, चाहे डिज़ाइन को बदलाव करने में हो जाए, चाहे डिज़ाइन बनाने में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, ठीक है। डिज़ाइन एक्यूरेट और एकदम फिनिश के साथ बनता है, डिज़ाइन स्वच्छ एवं सुंदर होता है। ये आपके कैड के लाभ हो गए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है कैड के, अगर आपका अचानक कंप्यूटर बंद हो गया, जो कि आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में इतना डेवलप्ड हो गए हैं कि आपका कंप्यूटर बंद होने का कोई चक्कर ही नहीं है, सोलर है, इन्वर्टर है और 24 घंटे लाइट है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन एक डिसएडवांटेज के रूप में है कि आपका पीसी ही खराब हो जाए तो क्या होगा कि आपका जितना बनाया हुआ काम है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। कैड में बनाए गए कार्य को हैक भी किया जा सकता है, और इसके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। किन किन्हों ने कैड सीख लिया है और उसमें क्या क्या सीख लिया है, क्या उसमें उनको चीज़ें याद हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस में है नहीं है कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कैम, भैया कैम, ठीक है। कैम का क्या नाम है पूरा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो आपका कैड था वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन था, ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी एक कंप्यूटर का सिस्टम है। यहाँ पर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और डिज़ाइन दोनों किया जाता है, ठीक है। और ये जो भी है ये टोटल कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, उसको उसी तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, उसी तरीके से मैनेज करेंगे और उसी तरीके से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कैम सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम क्या करते हैं, मशीनिंग टूल को कंट्रोल करते हैं, और जहाँ पर भी हमको डिज़ाइन करना है, कितने एक्सिस पे मुझे आगे जाना है, ठीक है, कितने एक्सिस पे कब हमको टूल को बंद करना है, कब हमको लुब्रिकेशन को ऑन करना है, तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज तरीके से कैम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डिज़ाइन की जाती हैं। और कैम सॉफ्टवेयर जो है वो एमसीयू से टच करा देंगे। एमसीयू जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसको रीड करेगा और टूल को निर्देश देगा, और टूल आपका क्या करेगा, आगे पूरी तरीके से कमांड करेगा। यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मशीन टूल को कंट्रोल करते हैं और अपने डिज़ाइन के अनुसार ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। यानी कैम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मशीन को कमांड देते हैं और वह मशीन इसी मशीन कमांड को फॉलो करके कार्य को करती है। तो ये हो गया आपका क्या, कैम सॉफ्टवेयर। क्या क्या एडवांटेजेस हैं कैम के वो देख लीजिए। उत्पादन को बढ़ाने में कम समय लगता है, जैसा कि कैड सॉफ्टवेयर है उसमें डिज़ाइन को बनाने में कम समय लगता है, यहाँ पर उत्पादन को करने में कम समय लगता है, यानी उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उत्पाद को बनाने में कम समय लगता है। वर्क इन प्रोसेस में कमी आती है, भैया किसी टूल को लगाओगे स्पिंडल में, आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तो आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, तो आप चक में लगा करके उसको कसोगे, ठीक है। जो भी मशीनिंग ऑपरेशन है उसमें टूल को लगाना है, ड्रिलिंग टूल है, मिलिंग टूल है, टेपर टर्निंग है, थ्रेडिंग है, तो वो सारा प्रोसेस जब आपका एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ऑनलाइन तरीके से कह सकते हैं कि हो रहा है, यानी उसमें इतनी तेज़ी है कि जैसे ही आप इनपुट दिए उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक समय में कई सारे टूल को बदल सकता है, एक समय में ही कई सारे टूल के साथ डिफरेंट ऑपरेशन कर सकता है, एक ही समय में एक ही प्रोडक्ट पर कई सारे ऑपरेशंस कर सकता है। ये आपके कैम सॉफ्टवेयर की मदद से ज़्यादातर पॉसिबल हो पाया है। उत्पाद को तैयार करने में लगने वाली श्रम में कमी आती है। एक और एडवांटेज लिख सकते हो कि इससे क्या होता है कि हमें लेबर कॉस्ट भी जो है कम देने को पड़ेगी और हमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप खुद से लिखेंगे, आप चीज़ों को समझ जाइए कि कैम क्या है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, जैसे टरबाइन वगैरह बनाना होगा, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ कैम, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, डिज़ाइन को अच्छी तरीके से पढ़ता है और प्रोग्राम
किए गए प्रोग्रामिंग को सटीक सटीक कार्य करता है। ठीक है, ये है। कैम का उपयोग कंपनी में लगभग सभी कार्य को करने के लिए किया जाता है। कैम का उपयोग विभिन्न मशीनों जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, उत्पाद का निर्माण करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके मैनुअल मशीन के ऊपर काम नहीं करता है, ये आपके जो भी सीएनसी मशीन है, एनसी मशीन है, आपके डीएनसी मशीन है, वहाँ पर ये काम करता है। आगे आप सभी 5th और 6th सेमेस्टर में अच्छी तरीके से जान जाओगे। इसके ही बेसिस पे नंबर अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पर। इस सिस्टम का प्रयोग करके घूर्णन, समतल सतहों और स्क्रू थ्रेड्स और ठोस उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है। तो मतलब इसकी वजह से आप जो भी कोनिकल शेप्स हैं उनमें भी आप सभी ऑपरेशंस कर सकते हो। स्क्रू थ्रेड है, आप थ्रेडिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो आप कैम समझ गए, कैड समझ गए। अब हम आते हैं सिम के ऊपर। अब सिम क्या है? सिम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग से आप सभी को पता चल गया कि ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का ही कुछ पार्ट है। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा उत्पादन की सभी समस्याओं जैसे डिजाइन संबंधित समस्या, पराक्रम संबंधित समस्या इत्यादि को सुविधापूर्वक हल करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या सिम कहते हैं। मतलब कैड और कैम में जितनी समस्या आई, चाहे वो डिजाइन से संबंधित आई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आई, ठीक है, उसको हमने क्या किया कि सिम की मदद से सुविधापूर्वक हल कर लिया। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? सिम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उसे हम सिम कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और इसी को हम सिम कहते हैं। तो सिम का क्या क्या उपयोग है यहाँ पर देख सकते हो। सिम के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इसमें कागज और पेन या फाइल, लिखित इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल लेन देन को लेकर के उत्पाद तैयारी से निर्माण तक, निर्माण से सप्लाई तक सभी कार्यों में केवल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी काम होगा सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर के माध्यम से होगा। चाहे डिज़ाइन को लेकर के हो, चाहे कैलकुलेशन को लेकर के हो, चाहे आपका प्रोडक्शन ले जाने को लेकर के हो, चाहे प्रोडक्शन आने को हो, मटेरियल पहुँचाने का हो, मटेरियल हैंडलिंग का हो, सारा प्रोसीजर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ही हो रहा है। सिम का उद्देश्य डिजाइन और उत्पादन में होने वाली क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण ही नहीं बल्कि डिजाइन और उत्पादन में होने वाले संबंध को स्थापित करना है। सिम के द्वारा डिजाइन संबंधित समस्या सुलझाने के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा निर्माण तकनीकों और उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए है। तो जैसा कि आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि ये एक ऐसा सिस्टम है, समझ सकते हैं, जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले समस्याओं को क्या कर रहा है? निपटा रहा है। तो ये आपका सिम हो गया, जिसे हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सिम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको समझ लीजिए। सिम के द्वारा डिज़ाइन, विश्लेषण, योजना, चाहे लेथ मशीन हो, लागत लेखांकन, सूची नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। सिम का प्रयोग मोटर वाहन, अंतरिक्ष और जहाज निर्माण के उद्योगों में भी किया जाता है। कैड और कैम के स्थान पर सिम उपयोगी सिद्ध होता है। जब कैड और कैम का मिक्स की बात होती है तो वहाँ पर अगर सिम यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिम का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में, आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहीं पर भी ये आराम से काम कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको 18 मिनट लगभग लिए, जिसमें 2 मिनट इंट्रोडक्शन में चला जाता है। 16 मिनट के अंदर मैंने 3 पोर्शन को कंप्लीट कराया है। 3 पोर्शन कंप्लीट कराया है। 3 पोर्शन में मैं आप सभी को बता दूं कि तीनों में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यानी आपके इन तीनों में से 10 नंबर फिक्स हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं और कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको देखना है। अगला हमारा आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है समझिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो वो प्रोडक्ट जहाँ से हमने सोचना शुरू किया कि ये कहाँ से, मतलब इसके बारे में जो दिमाग में आया कि ये मुझे फ़ोन बनाना है वीवो का, और फिर उसके प्रोडक्शन को कंप्लीट करके आपके घर तक पहुंचाने का जो भी प्रोसीजर रहता है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी। अगर नोट्स परचेज करोगे तो वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको समझ पाओगे। एकदम आसान वर्डों में मैंने इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बनाया है सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जब मैं नोट्स बना रहा था तो कुछ इशू की वजह से मैंने पता नहीं कैसे इंग्लिश में लिख दिया था, बट आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी मीनिंग को समझना है। ठीक है, क्या करना है? इसकी मीनिंग को समझना है कि प्रोसेस प्लानिंग होता क्या है। देखिए, कोई भी ओल्ड प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पे उसमें हम चेंजेस करें
यानी उसका एडवांस वर्जन लाएं, या हम कोई नया प्रोडक्ट सोच लें, यानी वो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू होगी उसके आधार पे किसी नए प्रोडक्ट को हम सोच करके उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, वो आपकी प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत आता है। बाकी आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। मुझे आशा है आपसे कि किसी चीज़ को प्लान करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सभी बहुत ही ढंग से लिख सकते हो। आप लिखने में माहिर हो, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। मतलब कि उसकी क्या लाइफ रहने वाली है, क्या कॉस्ट रहने वाली है, ये किसके साथ असेंबल होने वाला है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, वो सारी प्लानिंग आप कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, सारी हमारा इंडस्ट्री कहाँ पर रहेगा, शहर से कितना दूर रहेगा, कितना नहीं, एक पेज तो मुझे लगता है कि आराम से लिखोगे। अब हम प्रोडक्ट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। अब हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे तो उसका क्या लेआउट रहेगा, क्या उसकी साइज़ रहेगी, कौन सी मशीन यूज होगी और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, सारी चीज़ें प्रोडक्ट डिजाइन के अंतर्गत आती है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर डिजाइन क्या होगा, हमारा प्लानिंग होगा। अब प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, आप कैड और कैम सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी चीज़ को प्लान कर सकते हो कि कितना कौन सा हमको निर्देश देना है, कैसे डिजाइन करना है उस चीज़ को। फिर कैम सॉफ्टवेयर की मदद से हमको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है वो चीज़ जान जाओगे। प्लानिंग समझ गए। उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करके क्या करेंगे कि कौन सा हमारा मटेरियल यूज होगा और फिर उसको हम फाइनल प्रोडक्ट को जो है मशीन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आप प्रोडक्शन तैयार करोगे। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इसे आप सप्लाई भी इसमें डाल सकते हो। तो पांचवा पॉइंट अगर आप सप्लाई डाल देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका 2 पेज से 3 पेज ये कंप्लीट हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में 100% आया रहेगा। क्या आया रहेगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका आपके एग्जाम में आएगा। अब आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर प्लानिंग करा, फिर डिज़ाइन करा नए टूल से, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, फिर प्रोजेक्ट हमारा तैयार हुआ, यहाँ पर शिप हुआ, फिर मार्केट में गया, फिर डिज़ाइन प्रोग्रेस में है। ठीक है, और आप सभी देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ और कौन सी मशीन है, जैसे न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC मशीन है, उसमें प्रोग्रामिंग हमने तैयार करी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक डायग्राम के अंतर्गत रिप्रेजेंट की है, इसे आपको देख लेना है। तो पहला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सोच रहे हैं कि आप पहले चैप्टर में मुझे 22 मिनट 25 मिनट खर्च कर दिए हो, भैया यही चैप्टर ये एक ऐसा है जो आपके 10 नंबर देता है, तो इसको मिस नहीं करना है। अब चलिए हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आप सभी से तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है सॉलिड प्रिमिटिव्स। इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बॉक्स है, एक कोन है। ठीक है, और एक बॉक्स है, एक कोन आपका बनता है और एक सिलेंडर, 3 चीज़ बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बॉक्स का उपयोग क्या क्या है वो आप सभी बता सकते हो कि अस्थायी भंडारण के लिए, ठीक है, आपको सामान रखने के लिए कंटेनर है एक, बॉक्स के बारे में लिख दिए। अब बॉक्स को हम किस तरीके से बनाते हैं, कमांड बॉक्स लेना है, फिर स्पेसिफाई सेंटर आपका ऑप्शन आता है जो कैड सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं। ठीक है, और स्पेसिफाई लेंथ रखना है और उसके बाद आर्थो को ऑन करना है। आर्थो ऑन करने पे क्या होती है, हमारी जो लाइन है पूरी तरीके से सीधे बनती है, जो भी सीखे होंगे उनको पता है। और फिर आपको 80 बिट्स देना है और लेंथ जो है, हाइट जो रखनी है वो 100 रखना है। ये आपका बन गया क्या, बॉक्स। और यही आपको लिख करके आना है। मिनिमम 2 देता है, एक अकेले नहीं देगा, चाहे बॉक्स सिलेंडर दे दे, चाहे सिलेंडर के साथ साथ कोन दे दे। ठीक है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर के बारे में भी आप सभी लिख सकते हो। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से, सिलेंडर सबसे बुनियादी घुमावदार ज्यामितीय आकृतियों में से एक है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, इसमें से एक है जिसमें किसी एक रेखाखंड से निश्चित दूरी पर बिंदुओं द्वारा बनाई गई सतह होती है जिसे सिलेंडर की धुरी के रूप में जाना जाता है। आकृति को गोलाकार प्रिज्म माना जा सकता है, सतह और ठोस आकृति दोनों को अंदर बनाया जा सकता है जिसे सिलेंडर कहा जाता है। तो सिलेंडर के बारे में आप लिख सकते हैं। और सिलेंडर को हम बनाएंगे किस तरीके से, ये आपके सामने सिलेंडर है, 100 और 50 का हम सिलेंडर बना रहे हैं। कमांड लेंगे सिलेंडर और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस 3p/2p एलिप्टिकल लेंगे और फिर स्पेसिफाई बेस रेडियस और डायमीटर 50 का लेंगे और 100 का हाइट लेंगे। ये आप सभी के लिए है। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट रखते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर भी पॉइंट देना है और यहाँ पर भी पॉइंट देना है। ठीक है, और ये आप सभी का ये 50 रहेगा और ये सर्कल बन जाएगा, रेडियस डायमीटर। यहाँ पर ऑप्शन आता है कैड में। ठीक है, अगला हमारा आता है कोन। कोन के बारे में लिख सकते हैं, आइसक्रीम बहुत खाई होगी। सामान्य या ज्यामितीय भाषा में शंकु एक ठोस वस्तु होती है जो समकोण त्रिभुज की एक सतह को 2 छोटी सतह के सापेक्ष घूमने से प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी छोटी सतह द्वारा बनाई गई डिस्क को आधार कहा जाता है और अक्ष का बिंदु जो आधार पर नहीं है वो शंकु का शीर्ष होता है। तो आप शंकु के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, क्या है शंकु। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख सकता है
और मैंने बनाया भी होगा शंकु, ये है शंकु, और जो बनाना है वो 100 और 50 के रेशियो में ही बनाना है। कमांड कौन लेना है, स्पेसिफाई सेंटर वही है 3p 2p आपका इलिप्टिकल। उसके साथ आपको रेडियस जो लेना है वो लेना है 50 का, और आपका हाइट जो है वो 100 का लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कोन के बारे में। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आप सभी के साथ स्फेयर भी आता है, तो स्फेयर के बारे में आप लिख सकते हो। और स्फेयर के लिए कुछ नहीं है, आपका कमांड स्फेयर है और रेडियस जो लेना है वो 50 का लेना है, ठीक है। और आपका सेंटर पॉइंट जो है 3p2 और 3p और 2p ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपसे रिवॉल्व्ड सरफेस पूछ सकता है। रिवॉल्व्ड सरफेस क्या होता है कि किसी धुरी के चारों ओर किसी ठोस वस्तु को घुमाना, 3D सरफेस बनाना, ठीक है। जैसे कोई भी आपका ये है, और इसको इस धुरी के सापेक्ष पूरा आप बना करके क्या करो, पूरा घुमा करके एक सरफेस बनाओ, एक ठोस बना दो, ठीक है। इसके द्वारा ओपन एंड क्लोज्ड प्रोफाइल सरफेस ठोस दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप सभी देखिए कि ये है, और इसको एक धुरी के सापेक्ष घुमा करके हमने एक ठोस बना दिया है। तो यही आपका लिखना है किसके बारे में, रिवॉल्व्ड सरफेस के बारे में, ठीक है। और ऑटोकैड में इसका डिफरेंट यूज है। और एक्सट्रूड कमांड जो होता है, एक्सट्रूड जो होता है यूज होता है 3 डायमेंशनल ठोस को बनाने में, जो किसी चयनित ऑब्जेक्ट की मोटाई बढ़ाने से या उस 3 डायमेंशनल ठोस का निर्माण करता है, ठीक है। जो मुक्त सिरे टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट को किसी उपयुक्त दिशा में या चयनित पथ के साथ एक्सट्रूड किया जा सकता है। इस कमांड से आप एक टेपर कोड को स्पेसिफाई कर सकते हो। किसी वस्तु, गियर या इस स्पीकॉट से एक ठोस प्रोफाइल बनाने के लिए एक्सट्रूड कमांड का प्रयोग कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड की है, और आप सभी देख सकते हो कि कमांड जो रखना है एक्सट्रूड रखना है, और आप 50 की यहाँ पर हाइट रख सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे और 100% वाले क्वेश्चन की तरफ। इसके बीच में दूसरे चैप्टर में आपका पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक आता है, जो कि लास्ट ईयर आ चुका है। तो अगर आप नोट्स लेंगे तो उसमें पढ़ लेना, बाकी आप अलग से भी कहीं से पढ़ सकते हो, इसके लिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा। अब आता है हमारा एनसी मशीन। कई बार पूछा गया है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो एनसी मशीन क्या होता है, अभी मैं एग्जाम देकर आया हूँ, एनसी मशीन लिख करके भी आया हूँ। तो एनसी मशीन क्या है, एक न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। अब ये सीएनसी और एनसी के बीच में डिफरेंस भी समझ लो, जिससे आप में एनसी की ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए एनसी मशीन के अंतर्गत क्या होता है कि एनसी मशीन अल्फ़ाबेटिकली काम करता है, मतलब समझ सकते हैं कि इसमें जो भी निर्देश दिया जाता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अक्षर और नंबर के रूप में आपको निर्देश दिया जाता है, और उसके बाद हमारी मशीन इस पर काम करती है। अब इसको रीड कौन करता है, तो इसके लिए लगा होता है टेप रीडर। क्या लगा होता है, पंच टेप रीडर। एक आपका टेप रीडर होता है, इस पर ही पंच किया जाता है, ठीक है। पंच किया जाता है, कौन सा आपका ऑपरेशन पहले होना है, ये टेप रीडर के अंतर्गत होता है, जो कि एडवांस वर्जन में आ गया है। क्या, सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में क्या होता है, आप सभी का एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर में क्या लगा होता है, कैड और कैम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारा जो भी होता है वो एमसीयू को जाता है, और एमसीयू उसको पूरी तरीके से टूल को गाइड करती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होती है वो संख्याओं के नियंत्रण के आधार पर काम करती है। यह मशीन टूल को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसमें निर्देशों को कैसे दिया जाता है, टेप रीडर और इलेक्ट्रिक कमांड या कंप्यूटर द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल कंट्रोल एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, जिसमें प्रक्रम का नियंत्रण शब्दों तथा चिन्हों द्वारा किया जाता है। ये आप न्यूमेरिकल कंट्रोल के अंदर समझ गए कि ऐसी मशीन जिसका कंट्रोल हम अल्फ़ा न्यूमेरिक से करते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली शब्द हैं और न्यूमेरिकल शब्द हैं उनसे करते हैं, उसे हम न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं। इसमें आपका 3 एलिमेंट्स होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए। एक होता है एमसीयू, जिसे हम कहते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका प्रोग्राम, और तीसरा मशीन टूल। मैं आप सभी को बता दूं, एमसीयू को जो भी निर्देश दिया जाता है वो प्रोग्रामिंग को प्रोसीड करता है, और आप मशीन टूल की तरफ आगे जाओगे और हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट जो होता है, मशीन कंट्रोल जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का बना है। एमसीयू पंच टेप से प्रोग्राम का अध्ययन करता है। मैंने जैसा कि बताया कि आपके जो सीएनसी मशीन है वहाँ पर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लगा होता है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर से सीधा आता है एमसीयू में। लेकिन यहाँ एनसी मशीन में क्या होता है कि एक पंच टेप रीडर होता है, पंच टेप में जितना पंच किया होता है, कौन सा ऑपरेशन कौन करना है वो आपका एमसीयू करता है,
और फिर उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करके उसको काम में बदल करके वो आगे देता है इन्फॉर्मेशन, और आपकी मशीन जो है काम करती है। एमसीयू जो है पार्ट, प्रोग्राम एवं मशीन टूल के बीच का एक कड़ी होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो मशीन टूल है जिसको चलना है और जिसको ये एमसीयू निर्देश दे रहा है पार्ट प्रोग्राम को, इन दोनों के बीच का एक कड़ी है। यानी अगर इन दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य है तो आपका बहुत अच्छी तरीके से काम होने वाला है। ठीक है, और आपको एमसीयू के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको मत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बीच में देख लेता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या आप सभी का और आता है जो कि आप सभी को देखना है। पार्ट प्रोग्राम कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अब ये वाला चौथा वाला काम खत्म हो गया, यानी आधे घंटे के अंदर मेरा नोट्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। मैं चलता हूँ आगे। बाकी आपको एमसीयू के अंदर जो भी मैंने चीज़ें बताई, पार्ट प्रोग्राम और एमसीयू और आपके जो भी चीज़ें हैं मशीन टूल, इनको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। मशीन टूल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन करने के लिए जो भी टूल यूज होता है, चाहे वो ड्रिलिंग हो, मिलिंग हो, ठीक है, उसके लिए आपका मशीन टूल यूज होता है। तो आप इसे बना करके लिखिएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए दूसरे पार्ट के ऊपर आपको लेकर के चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैराथन क्लास करा रहा हूँ, तो मैं आगे पीछे से करा दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैं करा दे रहा हूँ उतना आप फोकस कर लेना, एग्ज़ाम दे करके आना, और फिर आप सभी का कमेंट आना चाहिए। तो हम रोबोटिक्स के बारे में समझते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछता है रोबोट या रोबोट की लैंग्वेज, दो ही चीज़ पूछता है, और तीसरी चीज़ पूछ सकता है रोबोट का मोशन, और रोबोट का जो एप्लीकेशन होता है वो आपको इन तीनों चीज़ पूछता है। उनमें रोबोट का एप्लीकेशन आपको लिखना ही लिखना है। मतलब ये एक कॉपी भरने का एक तरीका भी हो सकता है, तो रोबोट एप्लीकेशन याद करके रख लेना। ठीक है, दूसरी बात बता दूं कि आपको रोबोट जो टॉपिक है, रोबोटिक्स जो टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन यानी रोबोट लिख करके आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो यानी +5 नंबर आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो मिस नहीं कर सकते। अब रोबोटिक्स है क्या, ये आपके मैकाट्रॉनिक्स का पार्ट है। मैकाट्रॉनिक्स का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, रोबोटिक्स। क्या बनता है, रोबोटिक्स। यह एक मैकाट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो ये आपका 2-3 लाइन यही कंप्लीट कर रहा है। मैकाट्रॉनिक्स का पार्ट है, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, और रोबोटिक्स जो है वो एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का रूप है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये आपके प्रोग्राम से काम करता है और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। मतलब ये एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का मतलब होता है, ऑटोमेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और मैटस। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और मैटस का मतलब होता है मोशन। यानी जो स्वयं हो, जो ह्यूमन बीइंग से ना हो, उसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। और प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया जाए जिसे वो रीड करे। जैसे कि कोई प्रोग्राम मैंने फीड किया है कि ये यहाँ से जा करके वहाँ से वापस आना है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को रीड करेगा और रोबोट जा करके वापस आएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का रूप। अगर वेबस्टर के डेफिनेशंस के आधार पर देखें तो रोबोट क्या है, वेबस्टर के आधार पे रोबोट जो है, रोबोट एक ऑटोमेटिक उपकरण, ये यंत्र है जो मानव के लिए समान रूप से कार्य करता है। मतलब ये मानव के समान है, यानी आपको चेहरे से पता चलेगा कि ये मानव का रूप है। बाकी ये आप मानव के पूरा काम करेगा और लगभग मानव के बुद्धिमत्ता के समान होता है। यानी जितना सेंस आपका मानव कर लेता है, उसमें अगर प्रोग्राम फीड किया गया है तो वो आपका उतना मानव बुद्धिमत्ता के समान ये काम करेगा। और आईआईटी बॉम्बे में आपने सुना भी होगा कि रोबोट से पढ़ाई भी होती है। तो रोबोट के 3 ब्रांचेज के समावेश हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यह क्या है, ये मेकाट्रॉनिक्स का क्या है, समावेश है। इन तीनों को मिला करके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर को मिला करके आपका रोबोट तैयार होता है। रोबोटिक आर्म तीनों अक्षों पर रेखी तथा घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यानी रोबोट जो होता है, रोबोट, ठीक है, जैसे आप तीनों एक्सिस पे अपने हाथ को एकदम पूरी तरीके से तीनों एक्सिस में नहीं घुमा पाते हैं ना, लेकिन रोबोटिक आर्म जो है वो तीनों अक्षों पर रेखी या घूर्णन किसी भी प्रकार की गति हो उसको करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6 होती है। क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। रोबोट ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है फोर्स लेबर। यानी रोबोट का अर्थ ही है कि फोर्स लेबर, यानी ये काम करे। रोबोट शब्द का जनक करेल कपेक को कहा जाता है। तो करेल कपेक ने रोबोट शब्द का जनक किया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मानव के समान ऑटोमेटिक मशीन को ही रोबोट कहते हैं। ठीक है, रोबोट एक रीप्रोग्रामेबल मल्टीवर्क मैनिपुलेटर है जिसका निर्माण पदार्थ, अंगों, टूल तथा विशेष उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है।
मतलब रोबोट का उपयोग पढ़ाने में भी हो जा रहा है, आज के समय में वेटर के रूप में हो रहा है, आपके पदार्थ हो गए, टूल हो गए, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से रोबोट के माध्यम से लाया जा रहा है। रोबोट की मदद से क्या होता है कि दुर्घटनाओं को भी कम किया जा रहा है, हाई जो सेंसिटिव मशीनें हैं जहाँ पर ज़्यादा खतरे का डर रहता है, ठीक है। तो रोबोट के बारे में मुझे आपको लगता है कि बहुत कुछ मैंने बता दिया है कि यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जिसकी मदद से वो सेंस करेगा और कंप्यूटर को एल्गोरिदम के रूप में, पार्ट प्रोग्राम के रूप में प्रोवाइड करेगा और आपका जो भी काम है वो पूरी तरीके से होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आप सभी को बताना है, लेकिन चलिए जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वो चीज़ मैं बता देता हूँ, शायद आपको थोड़ा लिखने में आसानी होगी। रोबोट में कुछ बुद्धिमत्ता होनी चाहिए जिसका मुख्य कारण कंप्यूटर एल्गोरिदम होता है जो सामान्य रूप से कंट्रोल या सेंसिटिव सेंसर से जुड़ा होता है। रोबोट एक समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर नियंत्रित मैनिपुलेटर है, ठीक है, जो जिसमें कई लिंक्स होते हैं जो रिवर्सिबल, ठीक है, और प्रिज्मेटिक चेन द्वारा श्रृंखला से जुड़े होते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग आधार से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा मुक्त होता है। चेन जो होता है वो एक सपोर्टिंग आधार से जुड़ा होता है और दूसरा जो होता है वो एक मुक्त होता है जिससे हम काम करेंगे। ऑब्जेक्ट में बदलाव आसानी से किया जा सकता है जिसके एक टूल जुड़ा होता है। जोड़ों की गति के परिणाम स्वरूप सापेक्ष गति होती है। मैकेनिकल रोबोट में एक आर्म होता है तथा कलाई भी होती है, यानी जो मैकेनिकल रोबोट है उसमें आर्म और कलाई होती है जिससे और भी टूल वगैरह को ले जा पाना पॉसिबल होता है। फिलहाल मैंने इस नोट्स में एप्लीकेशंस नहीं लिखे हैं, क्या, एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट नहीं लिखे हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट क्या क्या हो सकते हैं वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है हेल्थ में कर सकते हो, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है आपका, और आपका फूड प्रिपरेशन कह सकते हो, और आपका एग्रीकल्चर में हो सकता है आपका, ठीक है। और आपके बहुत सारे रोबोट के यूज हैं जो कि आप सभी मतलब कह नहीं सकते आज के समय में रोबोट का कितना ही यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका रोबोट का यूज होता है, इंजीनियरिंग में आपके रोबोट का यूज है, ठीक है। तो बहुत सारी यूज हैं जिसे आप सभी रोबोट के लिख सकते हो। अब रोबोट से रिलेटेड और क्या पूछा जाता है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसमें दूसरा जो पूछा जाता है वो है रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसको समझने की आप सभी कोशिश करिए। विभिन्न प्रकार के जो रोबोट हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रयोग करके उनको जो भी ऑपरेशंस कराना है, जो भी काम कराना है वो होता है, जो कंप्यूटर तथा उपयुक्त सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है और विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? पॉइंट टू पॉइंट मोशन लैंग्वेज है, मोशन लैंग्वेज एट असेंबलर लेवल है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, न्यूमेरिकल कंट्रोल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने जितना बता दिया है भैया रट लेना और लिख देना, आपका डेफिनेटली एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 नंबर फिक्स है, भले आप एक पन्ना लिखोगे। टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली इस समय लैंग्वेज है, ठीक है। और कुछ बहुत लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि रोबोटिक्स के लिए यूज की जा रही हैं। वेल है, वर्सेटाइल एल्गोरिदम लैंग्वेज है, एल्गोरिदम लैंग्वेज है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज है, MCL है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल लैंग्वेज है, ठीक है, और आपका रेल है, ठीक है, जो ऑटोमेट्रिक्स है, हेल्प है, जनरल इलेक्ट्रिक के लिए यूज हो रहा है, रोबेक्स है, रोबोटर एक्सपर्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब एलिमेंट्स ऑफ रोबोट पूछ सकता है या मोशन ऑफ रोबोट पूछ सकता है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है उसको समझ लीजिए। जो रोबोट है उसमें 4 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, एक मैनिपुलेटर है, एक कंट्रोलर है, एक सेंसर है और एक पावर सप्लाई है। मैनिपुलेटर आपको समझना है, बाकी आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैनिपुलेटर जो होता है वो दृढ़ लिंक यानी कि रिजिड लिंक का एक श्रृंखला होता है जो जोड़ों द्वारा आपस में जुड़ा होता है, यानी किसी चीज़ को मैनिपुलेट करता है, इधर उधर आगे पीछे जो भी करने का प्रोसीजर होता है वो मैनिपुलेट होता है, यानी एक कह सकते हैं लिंक से जुड़ा होता है और फिर उसके आगे जोड़ होते हैं, ठीक है, और उससे ही उसमें क्या क्या होती है, आर्म होती है, रिस्ट होती है, इंड इफेक्टर होता है, यानी उसमें आप एक भुजा कह सकते हैं, भुजा के आगे कलाई कह सकते हैं और फिर उसके आगे हम इंड इफेक्टर कह सकते हैं। तो मैनिपुलेटर के बारे में आप इस तरीके से लिख देना, समझ में आ गया। दूसरा आपका क्या हो गया, सेंसर हो गया, जैसा कि पता है कि जब तक वो सेंस नहीं करेगा तब तक वो आगे काम नहीं करेगा, और उसमें पावर सप्लाई होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलर भी है, कंट्रोलर क्या है उसको समझा देते हैं आप सभी को, कंट्रोलर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इंड इफेक्टर वगैरह है, आप सभी इस नोट्स को बाई कर सकते हो, 93
69041920 पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप कर लेना, और जो नोट्स की प्राइस है वो 49 है। आप सभी इस पूरे चीज़ को पढ़ सकते हो। कंट्रोलर है, ए रोबोट के लिंकेज की गति को नियंत्रित करता है। और सामान्यतः दो प्रकार के कंट्रोलर होते हैं, जो कि ओपन लूप है और आपका ओपन लूप कंट्रोलर और क्लोज्ड लूप कंट्रोलर यूज होता है। ठीक है, तो चलिए रोबोटिक्स टॉपिक को भी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेकर के चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एफएमएस। एफएमएस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% की है। यानी जितना क्वेश्चन मैंने बताया है सब एक एक क्वेश्चन बन गया है। यानी शुरू में आपको मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं, 4 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएगा। फिर मैंने आपको दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से 1 आएगा। यानी आपके 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद रोबोट और रोबोटिक्स के मोशन वगैरह से 1 क्वेश्चन फिक्स है, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जो एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे उनको खुद से आपको लिखना होगा। यानी जो 1 घंटे के अंदर मैं आपको 25 से 30 नंबर का काम करा दे रहा हूँ। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है, इसका उद्देश्य जो है वो जॉब शॉप को फ्लेक्सिबल करके रखने का है, और ट्रांसफ़र लाइन की जो एफिशिएंसी है उसे बेहतर करके उसे संतुलित करना है। ठीक है, तो ये आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को टाइप्स वगैरह को नहीं पूछता है। जो चीज़ पूछता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी टाइप्स वगैरह है, इसे आप ज़रूर पढ़ सकते हो, बट आपका एग्ज़ाम कल के दिन है तो वो चीज़ें बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जो एग्ज़ाम में लिख पाना पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये मतलब बहुत शॉर्ट वे में मैंने लिखा था। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं, सेटअप जो होता है अच्छे से कर सकते हो, डिफाइंड होता है, वॉल्यूम कम होता है, वर्किंग प्रोसीजर लो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हाई है, स्क्रैप का मतलब टूट फूट कम होता है, लेबर जो है कास्ट लो रहती है, इक्विपमेंट कास्ट ज़्यादा रहती है यानी महंगा होता है, ऑटोमेशन बहुत हाई लेवल पे है, फ्यूचर जो है अभी लीड टू इंटीग्रेशन में है, आगे बढ़ सकता है, क्वालिटी कंट्रोल रहता है, लीड टाइम जो है कम है यानी कम समय में काम को कर रहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल जो है वो आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इंजीनियरिंग में आप सभी से अच्छी तरीके से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखा था। ठीक है, बाकी एफएमएस का एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है सामान्यतः एनसीए और सीएनसी का एक ऐसा समूह है जो अभी मैं हाल ही में मेरे यहाँ पर आया था, जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तथा स्टोरेज सिस्टम से जुड़ा होता है। क्या कह रहा हूँ, सीएनसी का एक ऐसा समूह होता है, एनसी-सीएनसी का एक ऐसा समूह होता है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है, और यह कई पार्ट्स बनाने में सक्षम होता है। पार्ट्स की डिजाइन जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है एफएमएस मल्टी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो एक मल्टी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसमें परिवर्तन की दशा में अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है। कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है, एक आपकी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी है और एक आपका रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है ये अभी देख लीजिए, बहुत आसान है। क्या है इसमें कि यह सिस्टम की दक्षता को कवर करता है, यह सिस्टम की दक्षता को कवर करता है, यह किसी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी को देता है। ठीक है, और यह एक साथ किसी पार्ट पर ऑपरेशन को संपन्न करता है, और यह क्या करता है, जिसके अंतर्गत एक नए उत्पाद का और एक नए ऑपरेशन को परिवर्तन में लाता है। तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी और रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज़ हैं जो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, यह मशीन तथा टूल दोनों के संदर्भ में होता है, और यह एक साथ आयतन क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सभी को समझा दी, और 100% वाला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है, एफएमएस के लाभ तथा हानि। एफएमएस के लाभ तथा हानि मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी है, मुझे पूरी तरीके से आशा है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए एफएमएस के क्या क्या लाभ हैं। यह तीव्र होता है तथा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में परिवर्तन कम लागत में संभव होता है। यह एक तीव्र प्रोसेस है और परिवर्तन लागत भी इसमें कम होता है। मानव श्रम लागत में कमी आती है, स्टोरेज में कमी आती है, ऑटोमेटिक होने के कारण गुणवत्ता जो होती है उच्च होती है, आउटपुट यूनिट लागत कम होती है और पूंजी की बचत अधिक होती है। ये 6 आपके लाभ बहुत हैं। और हानि क्या क्या है, प्रारंभिक लागत उच्च होती है, मेंटेनेंस उच्च होती है, और त्वरित तकनीकी खराबी संभव होती है, यानी बहुत जल्दी खराबी इसमें संभव हो जाती है। चलिए,
तो बस इतना ही आपको मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में पढ़ना है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं छठवां चैप्टर, जो कि आपके लिए इस बार 2024 के लिए लास्ट चैप्टर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं कह सकता हूँ आपके लिए है। तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है वो मैं समझा देता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या है आप सभी का एसएलएस यानी स्टीरियोलिथोग्राफी है। ये क्या है, इसको 1986 में पेटेंट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था। इसमें क्या किया जाता है कि एक भौतिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और इसमें जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है, इसमें फोटो सेंसिटिव लिक्विड रेजिन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, फोटो सेंसिटिव लिक्विड रेजिन का प्रयोग किया जाता है, जो परावैंगनी किरणों के संपर्क में आने से ठोस बहुलक का निर्माण करता है। ये एक ठोस बहुलक का निर्माण करेगा कब, जब परावैंगनी किरणों के संपर्क में आएगा कौन, फोटो सेंसिटिव लिक्विड रेजिन। ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा कि ये बीम का क्या करेगा, अवशोषण एवं फैलाव के कारण प्रतिक्रिया केवल सतह के आसपास ही होती है, जिससे ठोस बहुलक रेजिन का निर्माण होता है। तो हमें ठोस बहुलक रेजिन बनाना होता है, जिसके लिए हम फोटोसेंसिटिव लिक्विड रेजिन का प्रयोग करते हैं और ये परावैंगनी किरणों के संपर्क में आएगा और ठोस बहुलक का निर्माण करेगा। उसके बाद आपका बीम का जो अवशोषण है, ठीक है, और फैलाव है, उसके रिएक्शन के कारण ये आसपास, केवल सतह के आसपास ही होती है और ये ठोस बहुलक का निर्माण कर देता है। ठीक है। और एसएलएस मशीन के क्या क्या जो है इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो इसमें आप सभी देख सकते हो कि एक निर्माण प्लेटफॉर्म है जिसे आप सभी कह सकते हो रिसन पैर पर बांधा जाता है और आर्गन आयरन लेज़र होता है। ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये मशीन है, इसे आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर लेज़र का, ठीक है, रेजिन लेयर्स का जो है इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर लिक्विड रेजिन है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और मेरे लिए भी उस टाइम क्रिटिकल हुआ था बनाना, बट थोड़ा सा रट के काम हो गया था। ठीक है। अब इसका विवरण देना होता है और इसी से आपके नंबर बनते हैं। इस तरीके से अगर आप विवरण दोगे, ठीक है, तो आपके पूरी तरीके से नंबर बनेंगे। पहला विवरण में क्या है, पदार्थ का प्रकार जो है वो आपका द्रव के रूप में रहेगा, लिक्विड रेजिन है जिसे हम फोटोपॉलीमर कह रहे हैं। पदार्थ जो है वो थर्मोप्लास्टिक है या इलास्टोमर्स है। न्यूनतम परत की मोटाई 0.02 mm रखना है और सरफेस रिफाइन जो है सॉफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉर्मल है। एप्लीकेशंस क्या क्या है, फॉर्म फिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है, और डिटेल पार्ट्स प्रदर्शन स्नैप फिट के लिए यूज होता है। ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसे हम एफडीएम कहते हैं और ये एग्ज़ाम में आपके 100% आने वाला है। कहाँ आने वाला है, ये आपके एग्जामिनेशन में 100% आने वाला है। 3-4 क्वेश्चन हैं आपका एफडीएम होता है, इसके बाद आपका लॉम है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपका सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और स्टीरियोग्राफी मैंने बता दिया। ठीक है। ये 2-3-4 क्वेश्चन हैं जो बहुत एग्जाम है में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना ही समझना है। तो फ्यूज डिपोजिशन जो आपका मॉडलिंग मशीन है, एफडीएम है, वो क्या है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग मशीन, ये आपकी परत दर परत बनाने, सरफेस बनाने की एक सिस्टम है, जो कि एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधि है। क्या कह रहा हूँ, एक परत दर परत बनाने की एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधि है। देख सकते हैं कि आप परत दर परत यहाँ पर बनाया जा रहा है और यहाँ पर सॉलिड जो है मटेरियल तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर सॉलिड फिलामेंट को डाल करके और यहाँ पर पिघलाते हैं, यहीं पर मोल्टन होता है मटेरियल और एक आपका परत दर परत तैयार होता है बस। और इसमें कुछ नहीं है, बस इसकी थ्योरी आप सभी देख लीजिए कि एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधि है जिसमें मॉडल का निर्माण दर जो है सरफेस होता है। इस विधि में एक चल नोजल का प्रयोग किया जाता है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चल नोजल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी मदद से चीज़ें जो है नीचे की तरफ आ रही हैं, जो XY एक्सिस पर गति करता है। निर्माण पदार्थ को सामान्यतया 0.5 अंश सेंटीग्रेड से ऊपर रखा जाता है, जिससे एक्सट्रूजन तथा ठंडे वेल्ड के पश्चात सॉलिडिफिकेशन जो है वो 0.1 सेकेंड में हो जाता है। तो मतलब आपको यहाँ से देखने के बाद पता चल गया कि क्या है, आपका एक नोज़ल उपयोग किया जा रहा है और आपका जो मटेरियल है उसे हम क्या कर रहे हैं, पिघला करके परत दर परत तैयार कर रहे हैं सॉलिड, और जिसका जो सॉलिडिफिकेशन है 0.1 सेकेंड के अंतर्गत हो जा रहा है और इसमें नोज़ल का प्रयोग हम करके परत दर परत चीज़ें बना रहे हैं। प्रक्रम के दौरान मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं, स्थिर नोज़ल है, पदार्थ एक्सट्रूजन, नोज़ल हेड और मोशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। और एफडीएम का विवरण है क्या क्या है। पदार्थ का जो प्रकार है
वो ठोस फिलामेंट है। पदार्थ कौन कौन से ले रहे हैं, एबीएस ले रहे हैं, आपका इलास्टोमर्स है, पॉलीकार्बोनेट है। न्यूनतम परत मोटाई 0.15 mm है। सरफेस फिनिश जो है रफ है। जब आप सभी का मोल्टन मटेरियल एक साथ ही गिरा रहे हैं तो वहाँ पर फिनिशिंग का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिनिश जो है वो सही नहीं रहेगी, रफ रहेगी। निर्माण की गति भी है, क्योंकि इसमें आपका मेल्ट होकर के वो आप सभी का हो रहा है। एप्लीकेशन फंक्शनल टेस्टिंग, फिट टेस्टिंग और आपका प्रेजेंटेशन मॉडल के रूप में होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है लॉम, जिसे हम कहते हैं लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मशीन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है इसको अच्छी तरीके से समझना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि CO2 लेज़र बीम है, उसकी सहायता से क्या करते हैं हम किसी भी पदार्थ को काटते हैं और जो भी हमारा अनवांटेड पदार्थ होता है उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्लाइस को आवश्यक कंटूर में पदार्थ रोल CO2 लेज़र बीम से, जिसे हम 25 से 50 वोल्ट की सहायता से काटेंगे और नए स्लाइस को पुराने डिपॉजिट से गर्म रोलर की सहायता से बांधेंगे और सेंसिटिव और एडिसिव एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिस विधि में अनवांटेड पदार्थ को दूर कर दिया जाता है। तो ये लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ डायग्राम्स देख रहे होंगे। इनका डायग्राम आप सभी को देख सकते हैं कि यहाँ पर हीटेड रोलर है और यहाँ पर कटिंग हो रहा है और फिर यहाँ पर नए लेयर्स को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रक्रम में सस्ते पदार्थ जैसे पेपर, प्लास्टिक, रोल का प्रयोग किया जाता है। इसमें फाइबर ग्लास, सिरेमिक तैयार किया जाता है। ये फाइबर ग्लास और सिरेमिक को तैयार करने की एक विधि है। इसी विधि द्वारा जो बड़े मॉडल हैं वो तैयार किए जाते हैं और इसकी जो स्पीड है वो 5 से 10 गुना अधिक हो जाती है। ठीक है, इस विधि द्वारा खोखली संरचना, कटी संरचना, फैब्रिकेशन करना संभव नहीं है। अधिक मात्रा में स्क्रैप का निर्माण होता है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर टूट फूट का ज़्यादा निर्माण होता है। जैसा कि आपने प्लास्टिक की बोतल देखी होगी, वहाँ पर कई सारे जो पन्नी उन्नी आती है उसमें छेद रहता है। ठीक है, तो इसमें फिनिशिंग नहीं रहता है। यह तकनीकी विशेष रूप से उन अंगों के लिए उपयुक्त होता है जहाँ कागज, प्लास्टिक, धातु से उत्पादन किया जाता है। इसमें लेजर बीम पार्ट के क्रॉस सेक्शन को कंटूर को काटा जाता है। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है वो रिफाइनिंग पैटर्न के लिए है। तो इसमें पदार्थ का प्रकार जो है लोम में वो ठोस रहता है, वो थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, और कंपोजिट मटेरियल यूज करते हैं। न्यूनतम परत मोटाई 0.05 है और सरफेस जो है वो रफ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म, फिट, टेस्टिंग, रैपिड टूलिंग पैटर्न है। ठीक है, अब हमारा आता है 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग क्या है? 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग जो है वो एक MIT है संस्था, जिसे हम कह सकते हैं कि मास्कोटीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से विकसित किया गया है। जो मुरादाबाद से वीडियो देख रहा होगा वो कहेगा कि हमारे यहाँ भी एक है मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो MIT मुरादाबाद ने इसको विकसित नहीं किया है। ठीक है, ये क्या है? एक SLS के समान ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ के धातुमल प्रक्रम के लिए लेजर के स्थान पर इंकजेट प्रिंटिंग हेड का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर लेजर बीम का प्रयोग किया जा रहा है जो कि CO2 का था। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? लेजर के स्थान पर इंकजेट प्रिंटिंग हेड का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, और एक द्रवीय गोंद एडेसिव की सहायता से पदार्थ को हम क्या करते हैं? बांधते हैं और उसके बाद 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले पदार्थ जो हैं सीमित होते हैं, परंतु अन्य प्रक्रम द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ की तुलना में सस्ता है। तो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस जो है एक फास्ट प्रोसेस है और एक सस्ता प्रोसेस है, जिसकी मदद से हमको सरफेस रिफाइनिंग, आपका पार्ट स्ट्रेंथ, सरफेस रिफाइनिंग और एक्यूरेसी की मिलती है, जो कि अन्य पदार्थ की तुलना में सस्ता होता है। 3D प्रिंटिंग में क्या क्या देखने को मिलेगा? विवरण में पदार्थ का प्रकार जो होता है वो एक पाउडर होता है और जो पदार्थ बनेगा वो लौह धातु और अलौह धातु का होता है। न्यूनतम परत मोटाई 0.05 mm रखते हैं। सरफेस जो है रफ होता है। एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट मॉडल्स है हो गया, फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, गुड्स एंड पैकिंग में हो गया। अब हमारा एक और लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव लेजर SLS। ठीक है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो है वो क्या होता है उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SLS प्रक्रम के अंतर्गत क्या होता है? छोटे छोटे बहुलक पाउडर जैसे पॉलीस्टाइरिन R, पॉलीएमाइड, जिनका व्यास 20 से 100 माइक्रोन के अंतर्गत होता है, माइक्रोन मीटर का होता है, उसकी रोलर की सहायता से सब स्ट्रेट के ऊपर फैलाया जाता है। मैं आगे आप सभी को दिखा देता हूं कि रोलर की सहायता से सब स्ट्रेट के ऊपर किस तरीके से फैलाया जाता है। लेयर के रूप में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप इसे ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, अपने एग्जाम में बहुत ईजी सा एक डायग्राम है, इजू सा डायग्राम जिसे कहते हैं। रोलर की सहायता से सबस्ट्रेट पे फैलाया जाता है। CO2 लेजर स्कैनर से पहले स्लाइस की सेंटरिंग के लिए संपूर्ण बेड का तापमान इंफ्रारेड तापमान की सहायता से बढ़ा दिया जाता है।
तो इंफ्रारेड तापमान को भी आप हाईलाइट करोगे। इसकी मदद से क्या करेंगे, हम जो भी संपूर्ण बेड है जहाँ पर हम फैला रहे हैं उसके तापमान को हम बढ़ा देंगे, जिससे थर्मल डिफॉर्मेशन में कमी आ जाएगी और पिघली सतह के संलयन में सहायता करेगा। लेज़र कोड इस प्रकार मॉड्यूलेट किया जाता है कि केवल वही ग्रेन प्रभावित होगा जो बीम के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। यानी जो बीम लेज़र, हमारी लेज़र बीम जो पड़ेगी वही एरिया प्रभावित होगा जो लेज़र बीम के एरिया में आएगा जहाँ पर हमको काम करना है। ठीक है। जैसे ही लेजर स्कैनर स्लाइस को अपचयित करता है, उपचारित करता है, वो बेड के नीचे आता है और पाउडर फीड चैम्बर ऊपर आता है, जिससे पाउडर की एक सतह को काउंटर घुमाऊ रोलर की निर्माण की सहायता से क्षेत्र में फैलाया जाता है और सपोर्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि सेंटरिंग पाउडर सपोर्ट संरचना के रूप में प्रयोग हो जाता है। जो सेंटरिंग पाउडर हमने फैलाया है वो एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में पहले से ही होता है और जैसे ही मॉडल तैयार होता है पाउडर को साफ कर दिया जाता है, उससे पाउडर को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि मटेरियल जो है वो पॉलीमर लिया जाता है, मटेरियल जो है नायलॉन का होता है और पॉलीएमाइड होता है, कंपोजिट होता है। न्यूनतम परत की मोटाई लगभग आप सभी मान सकते हो 0.10 mm है। सरफेस फिनिशिंग समान है। मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, कम डिटेल पार्ट, हाई हीट एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है। और इसमें SLS 1979 में पैटेंट के द्वारा किया गया था। इसमें ट्रेसिंग, गतिशील लेज़र बीम, सेलेक्टिवली लेज़र और आपके जो कि पाउडर्ड हैं पॉलीमर के मेटल कंपोजिट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पाउडर को उच्च तापमान पर रखा जाता है जिसमें स्पेशल रिपोर्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परत में जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है वही आपको सपोर्ट के रूप में बताता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आपका कौन सा और टॉपिक है, 2D और 3D पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। तो इसे आप सभी आराम से पढ़ सकते हो। इसको मैं अभी बता देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि बैलिस्टिक पार्टिकल जो है का मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का उपयोग सीधे कंप्यूटर के मॉडल से 3 आयामी ठोस वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सीधा कंप्यूटर के माध्यम से होता है। जैसे आपके कैड सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर हो गए, इनमें भी 2D और 3D वस्तुओं को बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ठोस वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की निर्माण तकनीक में पार्ट को बनाने के लिए पिघले हुए पदार्थ को बूंदों की उपयुक्त स्थान पर शूटिंग करके प्राप्त किया जाता है और फिर सिलेक्टिव पाउडर की बाइंडिंग होती है। ठीक है। और ड्रॉप और डिमांड एरे के रूप में इंजेक्ट पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है और 50 mm व्यास के मोल्टेन वैक्स जो कि ड्रॉपलेंट है को 1250 ड्रॉपलेंट पर सेकंड की दर से प्रवाहित किया जाता है। तो ये आपका है पूरा थ्योरी है जो कि बहुत क्रिटिकल थ्योरी है। इसमें आपको लिखना ही है और मैं बताया हूँ कि नंबर काफ़ी ढंग से आने वाले हैं आप सभी के लिए। तो जितना है आप सभी को नोट्स के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी। 1 घंटे के अंदर ही सारे जो भी टॉपिक्स थे मैंने उसको कवर कर दिया है। तो आप सभी देख देख करके वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे और इसको अपलोड करके अभी आपको तुरंत देना भी है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।